चलिए, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए भाई, जितने भी शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, सी टेट का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो जल्दी से जुड़ जाएंगे हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि आज की सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को शिक्षक भर्ती के भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो, और सी टेट, सीजी टेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी सी टेट, सीजी टेट शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके आसपास कोई भी, तो आप सभी जो है वो एक बार इस सेशन को जरूर उन तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेशन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसी के साथ चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोर जोखिम पूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि। आप लोग एक बार बताएंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना, और जो भी क्वेश्चंस है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलिए बताएंगे जल्दी से, फिर इसका आंसर करेंगे सभी। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, किशोर जोखिम पूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, अपनी किसी भी गतिविधि के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं, ठीक, कि वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने को प्रवृत्त होते हैं। आपको आंसर करना है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी। क्या आंसर कर रहे हैं, देखिए इसमें बोला गया है कि किशोर जोखिम पूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे कि ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं। ये जो आपके ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर वो लोग यहाँ पे भूला क्या गया है जोखिम पूर्ण कार्य, उनको ये नहीं पता होता कि जोखिमपूर्ण काम मतलब वहाँ पे इन लोग नहीं सोचते जोखिमपूर्ण काम करते टाइम कि हमको ये कौन से काम नहीं करना चाहिए, कौन से करना चाहिए कि हमारे लिए कैसा हो, जोखिम हो, है ना। तो वहाँ पे वो बिल्कुल भी सोचते नहीं, हमेशा हर चीज़ को वो हर प्रॉब्लम को क्या लगाएंगे, एकदम न्यूनानुमान लगाते हैं, ठीक है, एकदम न्यून लगाते हैं कि हमको कुछ होगा ही नहीं। तो यही जो है वो इसका क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी ए आंसर लगा रहे हैं यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है केवल आमोद प्रमोद, मतलब केवल वो सिर्फ खुशी और हंसी के लिए ही ये सारी चीज़ें करेंगे क्या, नहीं। तो जब भी केवल वाला आएगा तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन को काट देना है, ठीक है। अपनी किसी भी गतिविधि के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद मूर्त आती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है वो तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं 10वीं कक्षा के बाद 11वीं में मैथ्स लूँ, बायो लूँ, तो वो भी थोड़ा तर्क लगाएंगे कि मुझे अगर इंजीनियरिंग करना है तभी मैं मैथ्स लूँगा, नर्सिंग करना है तो मैं बायो लूँगा। तो वहाँ पे वो तार्किक रूप से सोचेंगे कि नहीं, बिल्कुल सोचेंगे। वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने को क्या होते हैं, प्रवृत्त होते। तो ये भी उसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके, चलिए देखिए, विद्यार्थियों में, ठीक है, विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि, क्या चाहिए शिक्षकों को, सीखने की एक समान गति पर जोर देना है। यहाँ पे जोर देने वाली बात की, और कभी भी जोर देना उसको करवाना है ना, मतलब उनको अगर जोर देने वाली कभी भी बात आती है तो उसको हमेशा हमको क्या करना है, गलत करना है। परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करे, कठोर अनुशासन का पालन करे, सीखने की विविध अनुभव उपलब्ध कराए। आंसर चलिए जल्दी से करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की एक समान गति पर जोर दे। तो कभी भी सीखने की गति पर जोर हमको बच्चों को देना ही नहीं है, ठीक है। बच्चों को किसी भी चीज़ में उनको फ्री छोड़ देना है, गतिविधि करवाना है, एक्टिविटीज़ करवाना है। जितना ज़्यादा आप एक्टिविटी के साथ उनको क्या करवाओगे, पढ़ाओगे, उतना ज़्यादा बच्चा जो है वो क्या करता है, यहाँ पे सीखता है। तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करेंगे क्या, तो वो सीख जाएंगे क्या, व्यक्तित्व भिन्नता होती है। शिक्षकों को चाहिए कि सभी, देखिए आपके क्लास में सिर्फ एक ही टाइप के बच्चे नहीं रहेंगे, आपके क्लास में एक कमजोर वर्ग के भी बच्चे रहेंगे जिसको कुछ भी नहीं आता है, एक ऐसे बच्चे रहेंगे जबको आप जो भी बताओगे उसको एक बार में ही सीख जाता है, और एक ऐसे बच्चे रहेंगे एवरेज, है ना, जिनको कुछ बातें जो है वो समझ में भी आती है, कुछ बातें जो है वो समझ में भी नहीं आती। तो यहाँ पे उनकी परीक्षा में आप वृद्धि कर दोगे तो जो बच्चे नहीं सीख रहे वो सीख जाएंगे क्या, नहीं। तो यहाँ
यहाँ पे ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। कठोर अनुशासन, तो कभी भी कठोर अनुशासन, जोर देने वाली बात हमको करना ही नहीं है। वेरी गुड, आप सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने के विविध अनुभव हमको क्या करवाना है, उपलब्ध करवाना है। अगर कोई आपके क्लास में बालक हो जो जल्दी से सीख जा रहा है, एक ऐसे बालक है जो बिल्कुल भी सीख नहीं पा रहा है, तो आपको, आपके ऊपर है कि उन बालकों को आप कैसे सिखाओगे। ठीक है, तो उनको क्या हम कुछ अलग टाइप से शिक्षण सामग्री का यूज करेंगे क्या, उनके लिए मूर्त रूप से सिखाएंगे क्या, उनको आखिर हम कैसे सिखाएं कि वो बच्चा अच्छे से सीख पाए। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सीखने की विविध अनुभव उनको हमको क्या करवाना है भाई, प्रदान करवाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है, आपको बताना है विकास की खाली स्थान प्रक्रिया को दर्शाती है। ठीक है, विच्छिन्नता को, निरंतरता को, विच्छिन्नता तथा निरंतरता को, कभी विच्छिन्नता तथा कभी निरंतरता को। आपको आंसर करना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। विच्छिन्नता मीन्स हो जाता है कि क्या वो कभी बढ़ता है कभी नहीं बढ़ता, रुक रुक के उनका ग्रोथ होता है, क्या ऐसा होता है क्या, ये निरंतर बढ़ते रहता है इसी कारण होता है क्या, ये कभी कभी रुकता है कभी कभी निरंतर बढ़ते रहता है इस कारण होता है, कि कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। आपको आंसर करना है। चलिए भाई, क्या आंसर लगा रहे हैं सभी। एक पीपल का पौधा, तो एक पीपल का जब बीज अंकुरित होता है तो वहां से जैसे ही मूल अंकुरित होने लगता है तो वहां से एक क्या बनता है भाई, मस्त स्वच्छ पौधा बनेगा। पौधा बनने के बाद जैसे ही है ना उसमें क्या होती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, तो वो एक किसका रूप ले लेता है, बड़ा सा पेड़ का। मतलब एक जो पौधा है वो बड़े से किसका आकार में हो जाता है, पौधे का रूप, मतलब वृक्ष का रूप ले लेता है। तो भाई यहाँ पे विकास अगर रुक जाता, ग्रो इसका रुक जाता, कभी होता कभी नहीं होता, तो इतना बड़ा वृक्ष का वो रूप ले पाता क्या, नहीं। तो ये क्या आपको दर्शाता है, विकास की निरंतरता को। मतलब वो जो पौधा है ना, विकास उनको निरंतर मिल रही है, ग्रोथ उन पे हो रही है, तभी वो कहीं जाके किसका आकार ले लिया, बहुत बड़े वृक्ष का। तो उसमें हमेशा विकास जो है वो निरंतर हो रही है, इसी कारण जो है क्या हो रहा है इसमें, इसको क्या बोल सकते हैं हम, निरंतरता का सिद्धांत बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। चलिए आपके 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करना है भाई। क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सेम ही क्वेश्चन कल भी आया हुआ था, ठीक, कल के क्वेश्चन में भी ये आया हुआ था, कल के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा भी इसमें अंतर कर दिया था। ठीक है, चलिए आपको आंसर करने हैं। उत्तर बाल्यावस्था में दिखाई दे रहा है ना, ठीक, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाइयों में परिवर्तन को समझते हैं। ऑप्शन है आपके मात्रा में, मात्रा एवं अंक अंक मतलब संख्या में, अंक एवं संख्या दोनों में, कि मात्रा अंक संख्या क्षेत्र ये दोनों में। चलिए भाई आंसर करना है आपको कि उत्तर बाल्यावस्था में। तो एक तो हम क्या पढ़ते हैं, पूर्व बाल्यावस्था देखते हैं, एक हम क्या देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे डी आंसर लगा रहे हैं वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक हम पूर्व बाल्यावस्था पढ़ते हैं, एक हम उत्तर बाल्यावस्था पढ़ते हैं। पूर्व बाल्यावस्था के एज को कितना रखा गया है, 0 से 6 वर्ष। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था को कितना रखा गया है, 6 से 12 वर्ष के बच्चों में को क्या बोलेंगे, उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था के आते आते तक बच्चा मात्रा को और मात्रा एवं अंक मतलब 1 2 3 जो भी अंक है उसको वो जान लेता है। ठीक, ये 1 है, 2 है, ये 2 अंकों वाली संख्या है, ये 3 अंकों वाली संख्या है ना। मात्रा को भी वो जानना स्टार्ट कर देगा कि किसमें कितनी क्वांटिटीज है ना, कितने लीटर क्या होते हैं, आधा लीटर क्या होता है, किलो क्या होती है, तो इसको भी पता उनको चल जाता है। अंक के भी बारे में जान जाता है, लेकिन वो उत्तर बाल्यावस्था से आते आते तक उनको मात्राओं के बारे में भी पता चल जाता है, अंक के भी बारे में पता चल जाता है, संख्या के बारे में, और क्षेत्रफल के भी बारे में पता चल जाता है कि कोई भी जगह जो है वो कितनी एरियाज घेरती है, परिणाम क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिणाम कैसे निकालना है, क्षेत्रफल कैसे निकालना है, अलग अलग ये होता है। उसके बारे में इनको अच्छे से क्या हो जाती है, ज्ञान हो जाती है। क्लियर है इतना, वेरी गुड, आप सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है। आपको आंसर करना है किसी संस्था के पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है। क्या संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम होगा, संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री होगा, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया होगा, कि संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र होगा। चलिए क्या आंसर लगा रहे सभी,
आंसर करेंगे। किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य क्या होगा, मतलब वहाँ पे संस्था के संपूर्ण कार्यक्रम से होगा। कैसे, तो जितने भी बी सी डी आंसर लगा रहे हैं यहाँ पे सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर गलत हो जाएगा। अगर कोई लगा रहे हैं ए, ठीक है, तो ए वालों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य होगा उस संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। संपूर्ण कार्यक्रम बोलने का मतलब है कि किसी संस्था के द्वारा डिजाइन किया गया पूरा शिक्षा, मतलब पूर्ण शिक्षा के बारे में, है ना, कि बच्चों को हमको कैसे सिखाना है। ठीक, मतलब वो एक संस्था होता है ना, जो भी स्कूल होते हैं एजुकेशनल मतलब होते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, एक डिज़ाइन करते हैं कि हमको पाठ्यक्रम कैसे बनाना है, अध्ययन कार्यक्रम कैसे करना है, ठीक है, अध्ययन कैसे करवाना है बच्चों को, अध्ययन करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चे कितना सीख पाएंगे, है ना, उसको सिखाने के लिए हम कौन सी शिक्षण सामग्री का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाएगी, संपूर्ण कार्यक्रम इसी से ही क्या रहेगा, संबंधित रहेगा। ठीक है, तो किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य संपूर्ण कार्यक्रम में पूर्ण शिक्षा भी आ जाएगा, बच्चों को अध्ययन कैसे करवाना है, अध्ययन के पीछे उद्देश्य क्या रहेंगे, शिक्षण सामग्री हम क्या यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें है जो है वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब इसी में पाठ्यक्रम भी आ जाएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया भी आ जाएगा और शिक्षण शास्त्र भी आ जाएगा। तो मैं क्या बोलती हूँ, कभी भी आप लोग CDP में आंसर करते हो, आंसर आपको सब आंसर अच्छा लगेंगे, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बी सी डी गलत है, लेकिन जहाँ पे ये तीनों आंसर आपको एक साथ दिखाई दे वही आंसर यहाँ पे क्या होता है, सर्वमान्य होता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। यहाँ पे दिया गया है भाई सक्रिय अनुबंधन के बारे में। ठीक है, चलिए बताना है आपको। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर थ्योरी बोलेंगे। ठीक, इसको एसआर थ्योरी बोला जाता है। अनुक्रिया उद्दीपन आरएस थ्योरी बोला जाता है। ए बी दोनों बोलेंगे कि उद्दीपन अनुक्रिया या पूरल बनल बोलेंगे। चलिए भाई आंसर करेंगे जल्दी से। आपको सक्रिय अनुबंधन के बारे में बताना है और आपको क्लास अच्छे से पढ़ने के लिए, अगर आप चाहते हो कि सभी विषय जो है वो हम अच्छे से डिटेल में पढ़े, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं साध्य PSC एकेडमी के हमारे इस प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ाया जाएगा। चाहे मैं CDP की बात करूँ, चाहे मैथ्स की बात करूँ, इंग्लिश, विज्ञान, साइंस, GS, सभी सब्जेक्ट आपको बहुत ही प्रॉपर एक एक चीज़ जो है आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि सभी जो आपके सब्जेक्ट क्लियर हो अच्छे से, तो आप जो है वो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं साध्य PSC एकेडमी। ठीक है, तो चलिए सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में आपसे पूछ रही थी, तो जितने भी बी आंसर लगा रहे हैं यहाँ पे सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वालों का बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया एसआर थ्योरी आप लोग याद करिए, मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ। एसआर थ्योरी जिसको हम लोग उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की थ्योरी भी बोला जाता है, संयोजनवाद का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक, और इसको क्या बोल सकते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी बोला जाता है। और ये किसकी थ्योरी थी, तो आपको याद रखना ये किसने दिया था भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी, किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, तो ये जो उद्दीपन अनुक्रिया आता है वो थॉर्नडाइक का था। दिया क्या है यहाँ पे, सक्रिय अनुबंधन। तो आपको याद रखना है सक्रिय अनुबंधन को ही क्या बोला जाता है, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। जो कि किनका था ये, तो ये था भाई स्किनर का। ठीक, याद करिए स्किनर ने एक चूहे को क्या कर दिए थे, स्किनर बॉक्स में बंद कर दिए थे। ठीक है, चूहा कैसा था, भूखा था, तो बार बार वो क्या कर रहा था, पिंजरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। पिंजरे के बाहर क्या रख दिया गया था, भोजन रख दिया गया था उनके लिए। अब क्या होगा, वहां पे भूख लग रहा है तो बाहर आने की कोशिश करेगा कि नहीं, उछल कूद करेगा कि नहीं वो। ठीक है, तो वैसे ही अचानक से वहाँ पे क्या रखा होता है, एक लीवर रखा होता है, जहाँ पे पैर दबने से वो दरवाजा जो है वो खुल सकता था। तो अचानक से चूहे का पैर किस में हो चला जाता है भाई, लीवर में दब जाता है, और अचानक से जो है वो क्या दरवाजा जो है वो क्या हो जाती है, खुल जाती है। ठीक है, और दरवाजा खुलने के बाद चूहा जो है अपने किसको पा लेता है, जिसके लिए वो उछल कूद कर रहा है, भोजन को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, बार बार अनुक्रिया कर रहा है। चूहा जो है वो बार बार क्या करता है, अनुक्रिया करता है, और अनुक्रिया करने के बाद है ना
वो किसको प्राप्त कर लेता है, अपने उद्दीपन को प्राप्त कर लेता है। तो यही यहाँ पे बोला जाता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाती है किसके बीच, अगर हम चूहे को एक क्या दे रहे हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं, मतलब पुनर्बलन देते हैं। चूहे को हम जितना ज़्यादा पुनर्बलन देंगे उतनी ज़्यादा वो क्या करेगी, क्रिया करेगी। ये सेम चीज़ जो है वो बच्चे के ऊपर भी लागू होता है। अगर आप किसी बच्चे को है ना बार बार पुनर्बलन दे रहे हो कि बच्चा ये आपसे हो जाएगा, तो बच्चा जो है वो हमेशा करके ही दिखाएंगे आपको। लेकिन आप वहीं पे अगर उनको पुनर्बलन मत दो तो वो करेगा भी नहीं, मेरे से तो होता ही नहीं है करके वो छोड़ ही देगा। ठीक वैसे ही चूहा के पैर में एक बार वो क्या चला गया, लीवर दब गया, तो बार बार उस चीज को वो क्या करता ही गया। और जैसे उसको सकारात्मक जो है वो क्या मिला, आंसर मिला, सकारात्मक पुनर्बलन मिला, तो उस चीज को बार बार रिपीट करता है। और अगर उसको नकारात्मक मिलता है तो उस चीज को क्या कर देता है, वो छोड़ देता है। जैसे आप लोग कभी अगर है ना तैयारी करते हो 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है, आपका जॉब लग जाता है, वो सकारात्मक पुनर्बलन होता है। आप फिर से और थोड़ा और ऊंचे पायदान में, जैसे अभी शिक्षक बन गए तो डिप्टी कलेक्टर का तैयारी करना चाहोगे, ठीक, लेकिन वहां पे आपके लिए टीचर में भी नहीं आता है, तब वहां पे थोड़ा सा हमारा पुनर्बलन क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है कि अरे यार मेरा तो नंबर इतना कम आता है, मैं कैसे करूं, है ना। तो वहां पे हमको पुनर्बलन नहीं मिल पाती, नकारात्मक हो जाए, तो हम उस कार्य को करने के लिए भी क्या हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं हमारे माइंड में, मतलब करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो इसी को बोला गया है सक्रिय अनुबंधन, कि हम जितना ज्यादा बच्चों को क्या देंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे, पुनर्बलन देंगे, उतना ज्यादा बच्चा जो है वो क्या करता है, क्रिया को करेगा। तो बिल्कुल ये इसका नाम और क्या है, RS थ्योरी है। मैं आप लोगों को उस दिन भी और बताई थी। आप लोग पुराने वाले जितने भी MCQ की क्लासेस है आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आया हुआ है ना। और ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे, और सारे क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट भी होते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आ गए तो आएगा ही नहीं। आप लोग अक्सर देख लीजिएगा, अभी जो मैं आप लोगों को क्या बताई थी, गणना वाला एक अभी क्वेश्चन आया था, भार हो गया, अंक हो गया, है ना। तो वो क्वेश्चन कल के वाले एग्जाम में भी आया था कि नहीं आया था, टोटली पूरा हूबहू वही क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो इसको आपको एक बार जरूर देखना है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है विकास, परिवर्तन, समायोजन की अस्थिरता। चलिए भाई आंसर करेंगे जल्दी से, थोड़ा जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी। क्या आंसर लगा रहे हैं? तो किशोरावस्था मतलब क्या, परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन किस में होगा भाई, शारीरिक परिवर्तन होगा, ठीक, मानसिक परिवर्तन होगा, और कौन सा परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक, इसको स्टैनले हॉल ने क्या बोला है, दबाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था। स्टैनले हॉल के द्वारा बोला गया है कि नहीं बोला गया है, किन के बारे में बोला गया है, किशोरावस्था के बारे में। ठीक है, तो इसी कारण बोला गया है क्योंकि यहाँ पे उनका पूरा शारीरिक से लेकर के मानसिक, सामाजिक सारी परिवर्तन जो है वो होता है। तो किशोरावस्था की सबसे अच्छी विशेषता हो जाती है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब सबका परिवर्तन होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। दबाव की अवस्था उसको बोला जाता है, ठीक है। तूफानी अवस्था बोला जाता है क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे जो है वो कैसे काम करते हैं, तूफानी काम करते हैं। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 5 की परीक्षा ऐच्छिक होती है, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक होगी, कक्षा 5वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा होगी, कि कक्षा 10वीं तक कोई परीक्षा नहीं होगी। तो 10वीं तक कोई परीक्षा नहीं होगा तो बच्चे 10वीं में उसको ला सकते हैं क्या, नहीं। तो ये तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा 5वीं की परीक्षा के बारे में बोली गई थी क्या उसमें, नहीं, कि 5वीं की परीक्षा बोर्ड होगी, उसके बारे में कुछ यहाँ पे बोला गया था क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो जितने भी यहाँ पे ए आंसर लगा रहे हैं, वेरी गुड, यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा कैसे होगी, ऐच्छिक होगी। प्रतियोगी परीक्षा के बारे में भी उसमें नहीं बोला गया था, लेकिन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, ठीक है, NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये बोला गया था कि इसमें कक्षा 10वीं की परीक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए भाई, ऐच्छिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। चलिए आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। MRI
ठीक है, आप लोग हॉस्पिटल जाते होंगे तो सुने भी होंगे कि उनका MRI किया गया है। ठीक, तो ये किससे संबंधित है, कौन सी प्रक्रिया है? ये तंत्रिका प्रतिबिंब से संबंधित है? क्या ये पैथोलॉजी से संबंधित है? क्या ये सोनोग्राफी से संबंधित है कि एक्स किरण से संबंधित है? आपको आंसर लगाना है जल्दी से कि MRI जो है वो किससे संबंधित है। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा MRI का? चलिए, तो आपको याद रखना है। आप लोग आंसर क्या कर रहे हैं, जल्दी से करिए। चलिए, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबको पता है ये किससे संबंधित है भाई? तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। MRI का फुल फॉर्म हो जाता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। ठीक है, क्या होगा? मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिन। ठीक, ये इसका क्या होता है फुल फॉर्म, जिसमें तंत्रिका प्रतिबिंब मतलब हमारे शरीर के अंदर जैसे ऊतक हो गया। ठीक है, मतलब ये मेडिकल इमेजिनेशन एक तकनीकी है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, शरीर की जो भी अंदरूनी क्या होती है अंग होती है, जैसे ऊतक हो गया, ऊतक के बारे में हमको जानना है, जैसे माइंड सर के में कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे आप लोग उसके बारे में सुनोगे कैंसर है ना, तो इसका जो है वो पता किसके द्वारा लगाया जाता है? इसी के द्वारा। ठीक है, ट्यूमर का, जैसे ब्रेन में कभी ट्यूमर हो गया, ठीक, टमी में हो गया, तो ये सब चीज़ों का किसके द्वारा पता लगाया जाता है? MRI के द्वारा। ठीक, तो ये किससे संबंधित है? तंत्रिका प्रतिबिंब से संबंधित है। क्लियर है इतना? बिल्कुल सही है। मतलब इसका यूज जैसे यहाँ पे दिया क्या है, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय तत्वों का है ना, इमेजिनेशन और रेडियो तरंगों, कंप्यूटर, ये सब का यूज करके क्या लगाया जाता है, जो भी हमारे शरीर में है ना ऊतक है, अंग है, तो उनके बारे में इसका क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? अब यहाँ पे नहीं है बोला गया है, निगेटिव क्वेश्चन है, तो आंसर भी हमको कैसे लेना है, निगेटिव ही लेना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, मतलब बाल्यावस्था में शरीर और मानसिक स्थिरता आ जाती है क्या? क्या ये नहीं है? वास्तविक जगत से संबंधित नहीं होते हैं क्या? दूसरों पर निर्भर कि रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए ये याद रखना होगा कि बाल्यावस्था की विशेषता क्या है भाई। ठीक है, बाल्यावस्था की विशेषता क्या क्या होती है? इसमें नहीं है बोला गया है, तो कौन सा नहीं है, चलिए बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखिए बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है, तो एक तो इसमें शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है। देखना आप लोग शैशवावस्था में मानसिक और शरीर जो है वो तेजी गति से क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं, विकास इसका तेजी गति से होने लगेगा। लेकिन जब बाल्यावस्था आता है तो बाल्यावस्था में थोड़ा एकदम धीमी हो जाती है, मतलब स्थिर हो जाती है। फिर किशोरावस्था में होने लग जाता है, पूरा हमारे शारीरिक मानसिक सभी परिवर्तन होंगे। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सही होगा, ये इसकी विशेषता होगी। वास्तविक जगत से भी ये संबंध बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना, कि अगर ये पानी भी गिर रहा है तो कैसे गिर रहा है ना, तो उस चीज को वास्तविक जानने की वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सच में हमारे हम जो रहते हैं पृथ्वी वो घूमता है क्या, ब्रह्मांड में क्या क्या है, तो ये सारी चीजों से वो क्या बनाने लगेंगे, जगत से संबंध बनाने लगेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो ये भी इसका बिल्कुल विशेषता हो जाएगा। ठीक, रचनात्मक कार्यों में भी आनंद लेंगे, लेकिन दूसरों पर निर्भरता, ठीक है, ये इसकी विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, दूसरों पर निर्भरता। तो जितने भी सी ऑप्शन लगा रहे हैं यहाँ पे सभी का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन है आपके, क्रियात्मक विकास का मस्तकोधोमुखी नियम विकास को बताता है। पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेली की अंगुलियों तक, कि हथेली की अंगुलियों से मेरुदंड तक। चलिए आंसर करेंगे, क्या आंसर लगा रहे हैं, क्रियात्मक विकास का मस्तकोधोमुखी सिद्धांत। ये क्वेश्चन सेम कल भी आया हुआ था। ठीक है, तो मैं बोली ना, क्वेश्चंस भले थोड़ा सा चेंज रहेंगे लेकिन सेम ही रहेंगे, वो थोड़ा सा घुमा फिरा कर देते हैं, है ना। उसमें क्या पूछा गया था कि सिफेलोकॉर्डल है ना, प्रॉक्सिडिमोस्टल, ये क्या होते हैं, तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं है ये।
तो क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम, तो मस्तक से आप लोगों को क्या याद रखना है, मस्तक याद रखना है। मतलब यहाँ पे जो विकास है वो कैसा होगा, मस्तक से अंगूठे तक कैसा होगा भाई, प्रॉक्सिमोस्टल होगा। कैसा होगा, सॉरी ये क्या होगा, सिफेरोकोडल होगा। कैसा होगा ये, सिफेलोकॉर्डल। क्लियर है इतना। और प्रॉक्सिमोस्टल ये कैसा होता है, तो ये होता है केंद्र से बाह्य की ओर होगा। कैसा होगा भाई, प्रॉक्सिमोस्टल केंद्र से बाह्य की ओर। और वही अगर हम सिफेलोकोडल की बात करें तो ये कैसा होता है, मस्तक से मतलब सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक होता है। क्लियर है इतना। चलिए, तो जितने भी बी आंसर लगा रहे हैं वेरी गुड, यहाँ पे सभी का आंसर प्रॉपर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। मंद श्रवण हानि का स्तर है, मंद श्रवण हानि का स्तर है 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल कि 56 से 70 डेसिबल। चलिए आंसर करना है आप सभी को। ठीक, तो देखिए डेसिबल क्या होता है भाई, ये ध्वनि मापने की क्या होती है, एक इकाई होती है। मतलब हम जो भी सुनते हैं उनको मापने की एक क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, तो डेसिबल से ही मापा जाता है जो भी हम सुनते हैं उसको। तो यहाँ पे बोला गया है मंद श्रवण हानि। मंद श्रवण हानि का मतलब होता है, ठीक है, जैसे हम इसकी बात करें 0 से 25 डेसिबल, तो ये सामान्य ध्वनि होता है। ठीक, ये सामान्य ध्वनि होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ क्लास में, जो भी है नॉर्मल तरीके से बात कर रही हूँ, तो ये सामान्य ध्वनि होगा। पत्तियों की चीज जो भी मतलब आवाज आती है ये यही तक रहता है, 0 से 20 तक के ही बोलते हैं। ठीक है, 26 से 40 ये कैसा रहता है, सामान्य से थोड़ा सा कैसा रहेगा, अधिक रहेगा। मतलब ये मंद श्रव्य के लिए रहेगा, मंद श्रव्य ध्वनि रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या दिया है 40 से 55, ये कैसे रहेगा, मध्यम रहेगा भाई। ये कैसे रहेगा, मध्यम रहेगा। और ये रहेगा मध्यम से ऊपर, मतलब ये सबसे ऊपर वाला रहेगा। इसको सुनने पर कान के पर्दे भी क्या हो सकते हैं, फट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मंद श्रवण हानि की बात की गई है। मंद श्रवण हानि मतलब ये एक ऐसा विकार है जिनको 26 से 40 डेसिबल तक की ध्वनि, मतलब उसके पार की ध्वनि जो है उनको सुनाई देंगे, न कि 0 से 25 डेसिबल वाला। ठीक है, क्योंकि ये कैसे हैं, बहरे हैं, तो इनको 26 से 40 डेसिबल तक की ही ध्वनि क्या देगी, सुनाई देगी। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति की श्रवण क्षमता जो है अगर वो मंद हो जाए, मतलब इतनी कम हो जाए कि उनको जो है वो क्या होगा, 26 से 40 डेसिबल तक की ही ध्वनि कैसे देगी, उसके बाद की ध्वनि सुनाई देगी। जैसे ये सब ध्वनि, मतलब मैं जो बात कर रही हूँ ना, वो भी उनको कैसा लगेगा, एकदम कम वॉइस लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, तो मुझे उनके साथ चिल्ला करके बात करना पड़ेगा। तो ये होता है मंद श्रवण ध्वनि, जिसमें 26 से 40 डेसिबल के बाद की ध्वनि उनको सुनाई देती, न कि उसके कम वाले। क्लियर है इतना सभी को। तो जितने भी बी आंसर लगा रहे वेरी गुड, यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप लोगों को क्लास जो है वो अगर अच्छी लग रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ यार सच में क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आए हैं, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है केंद्रिता, अविनाशिता, क्षैतिज डिक्लेज की एबी त्रुटि। पूर्व संक्रियात्मक की विशेषता, तो आपको एक पूर्व संक्रियात्मक बच्चों की विशेषता याद रखना है, मूर्त संक्रियात्मक वालों की याद रखना है, अमूर्त का याद रखना है, और संक्रियात्मक मतलब संवेदी पेशीय वाले भी बच्चों का क्या याद रखना है, आप लोगों को विशेषता याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं सभी। तो देखिए, एक बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सभी तरह पर मतलब एक ही पहलू पे वो ध्यान केंद्रित करता है। मतलब ये कैसे रहते हैं, केंद्रित होता है, सेंट्रेड होता है, आत्म केंद्रित। मतलब अगर उनको चॉकलेट चाहिए, मतलब चाहिए, सामने में कोई मर रहा है, क्या कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ किससे मतलब है, अपने आप से। ठीक है, मतलब वो कैसे रहते हैं, चाइल्ड सेंट्रेड रहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और यही इसकी सबसे बेस्ट अवस्था हो जाएगी। अविनाशिता मतलब होता है जी, अविनाशिता मतलब जैसे यहाँ पे उनको मात्रा हो गया,
है ना, वजन हो गया, ठीक, अंक हो गया, ठीक, क्षेत्र हो गया। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब संख्या को बदलने का, इसको समान करेंगे तो ये कैसा होगा, मतलब इस सभी चीज़ों का ज्ञान यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, रहता ही नहीं है। तो ये रहता ही नहीं है, मतलब ये इसका रहने से संबंधित है। तो ये रहता है क्या, पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता। अविनाशिता मतलब यही होता है। क्षैतिज दिक्लेश मतलब क्या होगा, जहाँ पे तर्क बुद्धि इसमें पाई जाएगी, कोई भी जगह पे तर्क कर लेगा। तो तर्क वाला ये भी इसमें नहीं होता, मूर्त में करना स्टार्ट करता है बच्चा जो है वो। ए बी त्रुटि मतलब क्या होगा, ए बी त्रुटि का मतलब होता है वस्तु स्थायित्व। और ये वस्तु स्थायित्व कब आता है भाई, सभी को पता है कब आता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि वस्तु स्थायित्व बच्चा कौन से स्टेज में क्या करता है, रखता है, जल्दी से बताएंगे, ठीक। तो वस्तु स्थायित्व किसमें, इसी को बोला जाता है वस्तु स्थायित्व। या तो वो एक जगह होगा, जो भी सामान है, मतलब जो भी उसके माइंड में वो सामान का क्या बन जाता है, एक छाप बन जाता है, वो वस्तु स्थायित्व होता है। आप बच्चों को मोबाइल को क्या कर दो, छुपा दो, तो वो आप जहाँ पे चार्ज में लगाए रहोगे ना, एक बार वो जरूर जाके देखेगा। तो ए मतलब वहाँ पे या तो होगा, बी यहाँ पे या तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसे या तो वहाँ पे होगा, वस्तु जो है वो छुपाई गई होगी, या तो फिर वहाँ पे नहीं होगी। तो इसी को ए बी त्रुटि भी बोला जाता है। तो ये जो विशेषता है वो किस में रहता है, संवेदी पेशी में होता है। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई देती है। भाई चलिए बताइए। तो आप लोगों के लिए सीजी टेट की क्लासेस जो है वो संचालित हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको 90 प्लस नंबर लाना है, ठीक है। तो आज ही आप ज्वाइन करिए साध्य पेशी एकेडमी के हमारे क्लासेस को, जहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल तरीके से क्लास जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जिस लेवल के क्वेश्चंस अभी पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस, वैसे ही लेवल के आपको स्टडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई देती है 1 से 4 वर्ष की उम्र में, 4 से 7 वर्ष की उम्र में, 7 से 10 वर्ष की उम्र में, कि 10 वर्ष की उम्र में। तो एक क्वेश्चन आया था सीजी टेट में 2023 में पिछले टाइम, कि पियाजे के मतलब नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। वहां पे था कोहलबर्ग बस नहीं था, पियाजे था, स्किनर था, थॉर्नडाइक था, और लास्ट में था इसमें से कोई नहीं। तो सबके सब इसमें से कोई नहीं डाल के आए थे, क्योंकि सबको पता था कि नैतिक विकास के सिद्धांत देने वाले कौन थे, कोहलबर्ग थे, लेकिन वहां पे नहीं दिए रहे थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सबसे पहले नैतिक विकास के सिद्धांत को किसने लाया था, पियाजे ने। हालांकि वो अच्छे से वहां पे उसको नहीं कर पाया, है ना, फिर उसको जो भी अधूरा था उनको पूरा कौन किया, कोहलबर्ग। इसी कारण कोहलबर्ग को ही नैतिक विकास के सिद्धांत की जनक बोला जाता है, पियाजे को नहीं बोला जाता, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर ज्यादा जोर दिया, ठीक है। तो पियाजे को नैतिक विकास के जनक, मतलब पियाजे ने भी नैतिक विकास दिया था। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पराधीन नैतिकता जो है वो दूसरों के प्रति नैतिकता, मतलब दूसरे अगर पूजा कर रहे हैं मम्मी पापा तो हमको भी पूजा करना है। मम्मी बोल दी बेटा हर दिन 1 लोटा जल चढ़ाना है तो हम जल ही चढ़ाएंगे, ऐसा मतलब कौन सोचता है यहाँ पे, बच्चे की नैतिकता बोलती है कि अगर हमको कोई दूसरा बोल रहा है पूजा पाठ करने के लिए तभी हम करेंगे, मम्मी पापा के डर में ही हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उनके लिए हमारे लिए पढ़ाई जो है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ऐसा मम्मी पापा का कहना होता है। तब भी हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, पियाजे के सिद्धांत के पराधीन नैतिकता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपको अच्छे से थ्योरी क्लासेस पढ़नी है तो बार बार बोल रही हूँ साहू सर की क्लास देखिए, क्योंकि क्लास में ही पूरे याद करवा देते हैं वो, ठीक है। जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे, तब अस्पताल क्या हो गया है, चलिए बताइए। ये UR हो गया है, ये CR हो गया है, ये US हो गया है, कि ये CS हो गया है। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। आंसर करेंगे जल्दी से इसका। चलिए भाई क्या आंसर लगाए, तो देखिए आप लोग पॉलोन का सिद्धांत पढ़े थे। पॉलोन कौन थे, पॉलोन ने किस पर रिसर्च किए थे, कुत्ते पर, ठीक है। क्या किया था, कुत्ते पर एक कंडीशन रखा था। कैसे कंडीशन रखा था भाई, कि एक कुत्ता था, ठीक है,
तो कुत्ते को, जैसे कुत्ते के सामने सबसे स्टार्टिंग में भोजन लाया गया तो ऑटोमेटिक भोजन को देखकर उसका लार टपकेगा ही टपकेगा, ठीक। तो वो क्या होगा, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक होगा, ठीक। मतलब वहां पे भोजन को देखकर स्वाभाविक से क्या उठेगी, लार उठेगी। आपके पास कोई गुलाब जामुन ला के रख देगा तो आपके मुंह से पानी टपकना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। आपके लिए कोई फेवरेट भोजन ला के रख देगा तो पानी टपकना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। सेम वो हमारी क्या होती है, स्वाभाविक उद्दीपक होता है, ठीक है। तो वो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक होगा, मतलब भोजन जो है वो, और हमारे मुंह से जो भी पानी आ रहा है, टपक रहा है, वो क्या होगा, हमारा स्वाभाविक क्रिया। मतलब मेरे सामने क्या है, गुलाब जामुन है, और गुलाब जामुन को देखकर मेरे मुंह में क्या टपक रहा है, पानी टपक रहा है। तो गुलाब जामुन स्वाभाविक उद्दीपक होगा, और जो भी मेरे मुंह में पानी टपक रहा है वो क्या होगा, स्वाभाविक अभिक्रिया होगा, क्रिया होगा, ठीक है। लेकिन अब एक कंडीशन आया। कैसे कंडीशन आया, मुझे हर दिन अचानक से, है ना, जैसे ही एक घंटी सुनाई देती, मतलब कुत्ते के सामने सेम ऐसे ही पावलोव ने क्या किया, एक कंडीशन रखा। कैसे, जैसे ही घंटी बजती थी, घंटी जैसे ही बजती थी 1-2 सेकंड के बाद उनके लिए भोजन लाया जाता था, ठीक है। फिर भोजन करता था, फिर उस ऐसे ही जो क्रिया है वो 2 से 3 दिन तक लगातार दोहराते गया, तो ऑटोमेटिक कुत्ते के माइंड में एक बॉन्डिंग बन गया। बॉन्डिंग किस बात की बन गई, उनको पता चल गया कि अब जैसे ही घंटी बजेगी, ठीक है, जैसे ही क्या बजेगी भाई, घंटी बजेगी, तो घंटी बजते ही क्या आ जाएगा, भोजन आ जाएगा। और घंटी बजते ही अब उनके मुंह से क्या आना स्टार्ट हो गया, लार टपकना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही अब मंदिर का भी घंटी बज रहा है, किसी भी बैलगाड़ी वाले का घंटी बज रहा है, साइकिल का भी घंटी बज रहा है, तब भी उनको सुन के उनके मुंह से क्या आ जाता था, लार टपकना स्टार्ट हो जाता था। मतलब वहां पे पावलोव ने कुत्ते के ऊपर क्या कर दिया था, एक कंडीशन लागू कर दिया था, ठीक है। एक कंडीशन रख दिया था, किसको, घंटी को। तो वहां पे जो घंटी थी, ठीक है भाई, वहां पे जो घंटी थी वो कैसी थी, अस्वाभाविक उद्दीपक का काम करती थी, ठीक है। इसको समझिएगा, अगर आप इसको समझ गए तो आप लोग इसका भी आंसर आराम से दे सकते हो, ठीक। और वही जो उनका लार था वो भी क्या था, अस्वाभाविक, कैसा था, क्रिया था, ठीक। मतलब अब घंटी सुनते ही, कुछ कहीं से भी अगर घंटी बजेगा, चाहे मंदिर की घंटी हो, साइकिल की घंटी हो, कुछ भी घंटी हो, उस घंटी को सुनकर ऑटोमेटिक उसके मुंह में क्या आना स्टार्ट हो जाता था, लार। तो इसी को बोला गया है अस्वाभाविक। मतलब हम एक कंडीशन रख दिए थे कि जैसे ही वो घंटी सुनता उसके मुंह से अस्वाभाविक उद्दीपन, मतलब अस्वाभाविक उद्दीपन कौन था, घंटी था, और उसके मुंह से लार जो आता था वो अस्वाभाविक क्रिया था, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक मरीज था, एक कीमोथेरेपी चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगने लगा, ठीक। तो ये क्या होगा, चलिए बताइए। वहां पे अस्पताल को ही देखकर उनको उल्टी लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अस्पताल में मैं जाऊंगा इतना बदबू आएगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है ना, अस्पताल का नाम सुनते ही उल्टी जैसा मुझे भी लगने लग जाता है। तो वहां पे अस्पताल मेरे लिए क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं, स्वाभाविक को बोलते हैं हम अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये है अनकंडीशनल स्टिमुलस, उद्दीपक, ठीक है, सॉरी उद्दीपक है ना, अनकंडीशनल उद्दीपक है ये। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्वाभाविक को इंग्लिश में अनकंडीशनल, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं रखे जी अपन ने, ठीक। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा, लेकिन कंडीशन रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स, ठीक। लेकिन यहाँ पे अस्पताल को ही देखने पर हमको उल्टी आ रहा है, मतलब अस्पताल यहाँ पे क्या हो गया है, CS, मतलब वहाँ पे हम कंडीशन ला दिए हैं, और वो कंडीशन का काम कौन कर रहा है, अस्पताल का नाम ही कर रहा है। उसको देख के ही हम में क्या आ रहा है, एक कंडीशन आ रहा है कि हॉस्पिटल पे जाने पर मुझे उल्टी ही आएगा। मतलब वो किसका काम कर रहे हैं, कंडीशनल स्टिमुलस का, ठीक है, स्टिमुलस का क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहा है। और हम में जो उसको देख करके उल्टी आ रही है वो क्या है भाई, कंडीशनल रिस्पॉन्स है,
ठीक, समझ में आया? जब आप लोग पावर लॉ के सिद्धांत पढ़ोगे ना तो जो भी बताए वो सब आपको समझ में आ जाएगा कि मैम क्या बता रही, पढ़े होंगे उसको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको याद रखना है जब तक हमारे पास कंडीशन नहीं रहेगा तो उसको स्वाभाविक क्रिया बोलेंगे, इंग्लिश में उसको अनकंडीशनल क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अस्पताल को देख के ही मुझे उल्टी आ रहा है, मतलब अस्पताल मेरे लिए क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक किसका काम कर रहा है, स्टिमुलस का। अस्वाभाविक स्टिमुलस मतलब ही क्या होगा, कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक किसका काम कर रहा है, स्टिमुलस का, और वही जो मुझे उल्टी आ रही है उसको देखकर वो क्या हो जाएगा, कंडीशनल रिस्पांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। और ये क्लास को आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, तो आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, आप लोग साहू सर की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग है प्रसन्नता, उदासी, घृणा। प्रसन्नता, उदासी, परानुभूति, प्रसन्नता, घृणा, ईर्ष्या की उदासी, घृणा और गर्व। चलिए बताइए 3 माह की अवस्था में प्रारंभिक संवेग एक कौन कौन से हो सकते हैं, क्या आंसर लगा रहे हो? तो देखिए बच्चा जो है वो 3 माह में छोटी छोटी बात में प्रसन्न भी हो जाते हैं, उनमें उदासीपन भी आ जाती है और वो घृणा करना भी स्टार्ट कर देता है। तो आप लोग को भले नहीं लगता होगा कि 3 माह में यार बच्चा घृणा क्या करेगा, लेकिन हमको इनको लेना ही है क्योंकि ये किसका आंसर है, व्यापम का आंसर है। ठीक है, हालांकि परानुभूति आ सकता है लेकिन वो परानुभूति को नहीं लेते हैं, किसको लेते हैं, वो घृणा को लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रसन्नता, उदासी और घृणा, ये 3 माह के बच्चे का क्या रहता है भाई, प्राथमिक संवेग रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। छात्रों का समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ठीक, तो क्या कर रहा है वो, रैगिंग कर रहा है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, छात्रों को दंडित करेंगे, पालकों को लाने के लिए भेजेंगे, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देंगे कि उन्हें कड़ी चेतावनी देंगे। चलिए बताइए, तो दंडित करना है क्या, वेरी गुड, जितने भी सी आंसर लगा रहे सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पालकों को लाने के लिए भेजेंगे क्या, भाई स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की होती है, तो बालकों को बार बार आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बालकों को आप स्वयं क्या कर सकते हो, वहाँ पे व्यक्तिगत तौर पर परामर्श दे सकते हो कि बेटा ऐसा नहीं करना है, आपके साथ अगर ऐसा कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा। ठीक, तो उनको आप परामर्श दे सकते हो, कड़ी चेतावनी तो देना ही नहीं है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड ना। चलिए 19 क्वेश्चन है आपके। सोच से यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर, ठीक है, जो सामान्य किशोर है 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है बोला गया है। पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन, आत्मीयता का भय की जोखिम लेना। चलिए भाई आंसर करना है आपको। ठीक, किसके बारे में बात की जा रही है, किशोरों के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि किशोर इसमें से कौन सा नहीं है। पैतृक अंतर्द्वंद, आप देखना है किशोरावस्था में बच्चे अगर 8 बजे के बाद आना स्टार्ट कर दे, वही उनको मम्मी पापा अगर चेतावनी दे कि बच्चा आपको पढ़ना है, 8 बजे के से पहले आ जाना है, लेट रात तक घूमना नहीं है, तो वहाँ पे उनसे अपने मम्मी पापा से क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देता है कि क्यों ना घूमूं यार, मैं बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या करता है वो, पैतृक अंतर्द्वंद मतलब अपने मम्मी पापा का बात यहाँ पे नहीं मानेगा। तो ये तो बिल्कुल है, यहाँ पे बोला क्या गया है, किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, तो कौन सी इसमें से नहीं है बोला गया है, तो ये तो बिल्कुल हो जाएगा। मिजाज परिवर्तन होते हैं कि नहीं, इनका मिजाज कैसा होता है, कभी खुश रहता है, कभी पल भर में दुखी हो जाएगा, कभी किसी से घृणा करना स्टार्ट कर देगा, किसी से नफरत करना स्टार्ट कर देगा, किसी के लिए जल्दी से उसके माइंड में फ्रेम आ जाएगा। तो मिजाज परिवर्तन के भी रहेंगे, पैतृक अंतर्द्वंद भी रहेंगे। ठीक, जोखिम लेना, ठीक है, जैसे जोखिम लेने से अंतर है, उनको बाइक राइडिंग करने
देख लिया, आप बता दो एक बार, किसी का देख लिया कि हाँ वो बाइक राइडिंग कर रहा है, मतलब मैं भी कर सकता हूँ, भले मैं गिर के मर जाऊं, फट जाऊं, ठीक है। यहाँ पे जोखिम लेने से भी वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन आत्मीयता का भय, स्वयं अपने आत्म का भय उनको नहीं रहता है। ये आत्मीयता का भय जो है वो किन में पाया जाता है जी? तो ये पाया जाता है किसमें? जो भी क्या बोलते हैं, बड़े होते हैं, है ना, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, वयस्क अवस्था में, ठीक है। तो आत्मीयता का भय किन में रहता है? वयस्क अवस्था में। ये बिल्कुल भी किशोरों के लिए लागू नहीं होता। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का, देखो स्कैफोल्डिंग कल के भी क्वेश्चन में आया हुआ था। ऐसे कार्य की श्रृंखला जो बहुत कठिन है, सहायता के स्तर को बदलना, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, कि बच्चों के जेडीपी को प्रश्नावली तरीके से मापन करना। तो स्कैफोल्डिंग से आप क्या समझते हो कि जो भी अनुभवी व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो बड़े हो, बहन हो, भाई हो, टीचर्स हो, वो हमको क्या करते हैं? टेम्पररी हेल्प करते हैं पढ़ाई लिखाई में, ठीक। तो वो क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होता है। तो यहाँ पे बहुत कठिन है, ये तो नहीं होगा। सहायता के स्तर को बदलना, ये भी नहीं होगा। बच्चों के जेडीपी को प्रभावशाली तरीके से मापन करना, ये भी नहीं होगा। इसका बेस्ट हमको क्या लग रहा है कि अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में क्या करना? उपयोग करना। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमको नहीं आता लेकिन हमारे साथी को क्वेश्चन का आंसर पता रहता, तो हम उनसे हेल्प मांगते हैं कि नहीं तो भाई ये मैथ्स मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू बताना कैसे बनेगा। तो ये क्या होता है? वो टेम्पररी हेल्प हमको करता है कि नहीं, तो हमारे साथ वो क्या कर रहा है? स्कैफोल्डिंग कर रहा है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? भाई सामाजिकता से है, शारीरिकता से है, चारित्रिकता से है कि भावनात्मकता से है? ठीक, मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, भावात्मक। आपको आंसर देना है अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है। तो आपको याद रखना है वृद्धि हो चाहे अभिवृद्धि हो, जहाँ पे भार, शरीर, है ना, ऊंचाई, वजन, ये सब का अगर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब वो क्या होगा भाई? अभिवृद्धि होगा। तो मानसिक में हमारे भार, वजन, ऊंचाई का परिवर्तन होता है क्या? नहीं। चरित्र में होता है क्या? नहीं। भाव में होता है क्या? नहीं। तो बिल्कुल किस में होता है? शरीर में होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। तो अभिवृद्धि से संबंध किससे है भाई? शारीरिक परिवर्तन से है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की प्रौढ़ावस्था? शैशवावस्था का एज कितना रहेगा? 0 से 2। बाल्यावस्था का कितना रहेगा? 2 से 7 भी लेते हैं, या तो फिर इसी को 12 भी लेते हैं, ठीक है। कभी कभी 6 से 12 भी लिया जाता है, आप लोग लेते हो ना 2 से 6, फिर 6 से 12, ठीक। तो यहाँ इतना ले सकते हो। ये पूर्व बाल्यावस्था हो जाता है और ये उत्तर बाल्यावस्था हो जाता है, ठीक है। सॉरी, 2 से 6, ठीक। ये क्या हो जाता है? पूर्व बाल्यावस्था और ये उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था, इसका एज कितना रहता है? 12 के बाद, 12 प्लस रहता है। तो यहाँ पे बोला क्या गया? शब्दों को दोहराने की, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 2 3, अपने मम्मी पापा की तरह देखकर उनका अनुकरण करेगा, है ना। क्या करना स्टार्ट कर देगा? अनुकरण करना, नकल करना स्टार्ट कर देगा। तो कौन सी अवस्था है वो? बिल्कुल शैशवावस्था। और जितने भी शैशवावस्था लगा रहे हैं वहाँ पे सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला किस कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? कक्षा पहली में, शाला की प्रथम कक्षा में, शाला की समस्त कक्षाओं में, की कक्षा 1 तथा 2 में। तो 25% जो भी हमको छूट मिलते हैं, क्या किसी भी कक्षा में हमको मिल जाएंगे क्या? इसको सिर्फ, हाँ, सब कक्षा में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन भाई इसको शाला की पहली कक्षा में ही देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहली कक्षा में 25% छूट ना दे के आप दूसरी कक्षा में दे रहे हो, ये तीसरी कक्षा में दे रहे हो, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। पहली कक्षा से ही आपको बच्चों को क्या करना है? 25% क्या देना है भाई? छूट देना है, ठीक है। और आप लोग किसमें? शिक्षा का अधिकार अधिनियम में। चलिए कमेंट करके बताइए कितनी धाराएं पढ़ते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कितनी धाराएं पढ़ते हैं और इसमें कितने अध्याय हैं टोटल, जल्दी से बताइएंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी। हाँ
वेरी गुड, बिल्कुल। इसमें 38 धाराएं हैं, ठीक, और अध्याय कितने हैं भाई? 7 अध्याय है, ठीक, जिसमें 25% आरक्षण वाली बात कौन सी धारा में कही गई है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 25% आरक्षण की बात कौन सी धारा में कही गई है? तो आपको याद रखना है कौन सी धारा के अंतर्गत? 12, धारा 12 में बोला गया है कि बच्चे को पहली क्लास में ही 25% का हमको क्या देना है? आरक्षण देना है, ठीक है। 25% सीट जो है वो उसके लिए क्या रहेगा? आरक्षित रहेगा। फिर उसमें उनके ड्रॉप आउट कर चुके बच्चों को भी हमको क्या देना है? शिक्षा देना है, ठीक, विद्यालय में दाखिला देना है, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तब भी दाखिला देना है। तो सो सब अलग अलग धारा में, एक दिन आप लोगों को पूरा ये धारा याद करवाऊंगी। क्लियर है इतना? तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है अनुवांशिकी का, पालन का, आनुवंशिकी तथा वातावरण दोनों का, की अनुवांशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया का। तो कभी भी आप लोग अनुवांशिकी देखो, ये तो बिल्कुल सही होगा ही होगा, पालन भी होगा, लेकिन मैं क्या बोली, सीडीपी में बेस्ट आंसर आपको चूज करना है जहां पे सभी आंसर जो है वो एक साथ क्या हो जाए? इंक्लूड हो जाए। यहाँ पे अनुवंशिकी तो ठीक है, प्रजनन पालन भी ठीक है, लेकिन अनुवंशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया, अनुवंश जो प्रकृतिवादी है वो हमेशा पालन को क्या मानते हैं भाई? पालन को क्या मानते हैं? जो अनुवंश प्रकृतिवादी है वो, मतलब प्रकृतिवादी बोलने का मतलब है वो मानते हैं कि ब्रह्मांड में केवल, ठीक है, प्राकृतिक नियम और शक्तियां ही है जो क्या करती है? कार्य कर रही है। मतलब जो भी वो भगवान वो सब चीजों को नहीं मानते। ब्रह्मांड में वो सिर्फ किनको मानेंगे? प्राकृतिक शक्तियों को ही मानेंगे। वास्तविकताओं से ये कैसे रहते हैं? परिचित रहते, वास्तविकताओं को ही मानेंगे। तो प्रकृतिवादी का मानना रहता है, ठीक, विकास में आनुवंशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया जो है वो बहुत ज्यादा क्या निभाती है? भूमिका निभाती है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? यहाँ देखना है आत्मसातकरण व समंजन में मुख्य अंतर क्या है? आत्मसातकरण वर्तमान ढांचे का उपयोग करती है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन करती है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग करती है जबकि आत्मसातकरण नए ढांचे का सृजन करती है। आत्मसातकरण समंजन के बिना नहीं हो सकता कि समंजन आत्मसात की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। यहाँ पे इसमें हमको अंतर देखना है, ठीक है। तो देखिए आत्मसातकरण और समंजन में क्या समझते हो? आत्मसातकरण मतलब क्या होता है? हमारे जो भी पूर्व क्या रहेंगे? ज्ञान रहेंगे, ठीक है। पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को क्या करना? जोड़ना, ठीक है। पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को क्या करना? जोड़ना। ये क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। समंजन मतलब क्या होता है? जो भी हमारे पूर्व ज्ञान रहेंगे उसको नए ज्ञान के साथ क्या करके जोड़ना? परिवर्तन करके जोड़ना। मतलब हम पूरे पूर्व ज्ञान में ही क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। इसमें कोई भी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन नहीं करते, सीधा पूर्व ज्ञान में जो भी हमारे पास पूर्व ज्ञान रहता है उसको नए ज्ञान में सीधा जोड़ते हैं बिना परिवर्तन किए। लेकिन समंजन में क्या करते हैं? अपने पूर्व जो भी ज्ञान रहता है हमारे इस स्कीमा में, जो भी पहले से मौजूद रहता है उसको हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। वो क्या होता है? समंजन होता है। स से समायोजन, स से समंजन, स से क्या करना? संशोधन करना। संशोधन मतलब परिवर्तन करना, ठीक। तो यहाँ पे मुख्य अंतर दोनों में क्या है? समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग करता है, बिल्कुल सही बात है। समंजन में जो भी अभी की चीजें हो रही है उसका क्या करता है? ये उपयोग करता है। अभी जो भी चीजें हो रही उसी को ही हम देखते हैं, परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करते। क्लियर है इतना? समंजन यहाँ पे समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग करते हैं, मतलब यहाँ वर्तमान के बारे में जो भी है इसमें हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, ठीक है। लेकिन आत्मसातकरण नए ढांचे का मतलब जो भी नया आया रहेगा तो नए ढांचे को हम क्या करते हैं? पुराने ढांचे को हम परिवर्तित करते हैं कि नहीं? पुराने को हम क्या करते हैं? पूरा संशोधित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और परिवर्तित करने के बाद हम यहाँ नए ढांचे का एक रूप ले लेते हैं। तो आत्मसातकरण क्या होगा? आत्मसातकरण आत्मसातकरण में क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। आत्मसातकरण में क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा। और समंजन में क्या होगा भाई? परिवर्तन होगा। इतना क्लियर आपको रखना है। समंजन में क्या होगा? परिवर्तन होगा। आत्मसात में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब समंजन जो है वो वर्तमान ढांचे का उपयोग करेगा, परिवर्तन क्या होगा? इसमें होगा। तो ये वर्तमान ढांचे का प्रयोग करेगा, ठीक, जो भी अभी चल रहा है और पहले जो चलता था उसको दोनों को क्या करता है? वो परिवर्तन करेगा। तो ये वर्तमान का रहेगा समंजन जो है वो, और आत्मसातकरण किसका रहेगा? नए का रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं को के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण की अवलोकन। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो बच्चों का सर्वे लेंगे क्या हम? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ व्यक्तिगत ही अध्ययन ही उनके लिए हो जाएगा क्या काफी? बिल्कुल भी नहीं होगा। मनोविश्लेषण ये सिर्फ बड़े बच्चों को हमें ही करते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उनका क्या करेंगे भाई? समस्याओं का भाई आप देखोगे, बच्चों को ऑब्जर्व करोगे कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, है ना? नहीं सीख रहा है तो उनकी समस्याओं को आप क्या करोगे? समाधान करोगे कि नहीं करोगे? तो यहाँ पे शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी भाई? अवलोकन विधि हो जाएगी। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर यह है कि नैमित्तिक अनुबंधन केवल अमानुष जानवरों पर की क्रियाशील होता है। संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। संज्ञानात्मक अधिगम एक मानवीय घटना है। संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंधन में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पे आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। संज्ञानात्मक मतलब जहाँ पे हम तार्किक क्षमता, समझने की क्षमता, ये सारी चीजें हमें क्या होती है? विकसित होती है। ये संज्ञानात्मक अधिगम होगा। नैमित्तिक अनुबंधन मतलब क्या होगा भाई? नैमित्तिक अनुबंधन ये किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, नैमित्तिक अनुबंधन किसका था? स्किनर का था, जिन्होंने उनके व्यवहार पर क्या किया था? रिसर्च किया था, है ना? जानवरों के व्यवहार पर इन्होंने क्या किए थे? रिसर्च किए थे। तो नैमित्तिक अनुबंधन केवल अमानुष जानवरों पर क्रियाशील होता है क्या? ये इसका अंतर बिल्कुल भी नहीं होगा। संज्ञानात्मक अधिगम एक मानवीय घटना है क्या? सिर्फ मानवीय घटना नहीं होता, कभी कभी जो है वो ये कैसा होता है? अमानवीय घटना भी होती है। संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंधन कोई महत्व अंतर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा अंतर है भाई? संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग देखना, नैमित्तिक में मैं अभी बताइए आप लोगों को, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था, जिसमें हम चूहे को बार बार क्या देते थे? रीइंफोर्समेंट देते थे, पुनर्बलन देते थे। तो जितना ज्यादा पुनर्बलन दोगे उतना ज्यादा चूहा जो है वो क्या करेगा? क्रिया करेगा। सेम ऐसे बच्चों के साथ भी होता था, जितना ज्यादा हम बच्चों को रीइंफोर्समेंट देंगे, पुनर्बलन देंगे, उतना ज्यादा बच्चा जो है वो क्या करने की कोशिश करेगा? चीजों को करने की कोशिश करेगा। लेकिन संज्ञानात्मक विकास में कुछ भी प्रोत्साहन देने की जरूरत पड़ती है क्या? तर्क कर रहे हैं तो, समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ भी प्रोत्साहन देते हैं क्या? पुनर्बलन हमको मिलती है क्या? नहीं मिलती। किसमें मिलती है? नैमित्तिक अनुबंधन में हमको पुनर्बलन मिलती है, ना कि संज्ञानात्मक अधिगम में। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? संज्ञानात्मक अधिगम। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोबो गुड़िया के साथ बंडूरा के अध्ययन। बंडूरा ने क्या दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो बंडूरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चे के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता? यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती, यदि बेबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता, यदि बच्चों ने मॉडल पर कम ध्यान दिया होता, ठीक, कि यदि बच्चों ने पहले कभी बेबो गुड़िया नहीं देखी होती। ठीक, तो आपको याद रखना है बंडूरा ने क्या दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था भाई, जिसके अंतर्गत वो ये बोलते थे कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने स्वयं के अनुभव से नहीं सीखते हैं, बल्कि वो किनके अनुभव से सीखते हैं? दूसरों को अनुकरण करके, दूसरे के जो भी व्यवहार रहते हैं उनको वो क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, और अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अगर उनके मम्मी पापा जैसे रहेंगे, कभी कभी पूरा मम्मी पापा का जो भी गुण है, क्वालिटीज है, वो बच्चों में आ जाता है कि नहीं? किसी की मम्मी अगर एकदम शांत रहेगी तो बच्चा जो भी कैसा रहता है? शांत रहता है। किसी के मम्मी पापा झगड़ालू रहेंगे तो बच्चे में भी वो आ जाएंगे। मतलब वो अपने मम्मी पापा का क्या अनुकरण कर रहा है कि नहीं? अनुकरण करता है कि नहीं? सेम ऐसी बंडूरा बोलते थे सामाजिक अधिगम के बारे में, कि जो भी हम समाज में बच्चे सीखते हैं, सामाजिक अधिगम जो भी करते हैं, वो अपने बड़ों का हमेशा अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक बेबो डॉल रखी थी, इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है ना? मैं आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, बंडूरा एक बेबी डॉल रखी थी और बच्चों को अलग अलग टाइप से क्या दिखाते, पिक्चर्स दिखाते हैं ना। किसी को क्या बोलते हैं, आक्रामक वाला पिक्चर, किसी को एकदम मस्त प्यारा सा पिक्चर, मतलब प्रेम वाले, किसी को जो है वो गुड़ियों के साथ हमको कैसे व्यवहार करना, ऐसे वाले। तो जो बच्चे को जैसे पिक्चर दिखाया गया था तो वो बच्चे जो है वो वैसे ही व्यवहार करने स्टार्ट कर दिए, है ना। आक्रामक पिक्चर दिखाए थे तो उसको गुड़िया दी थी, एक रूम में बंद कर दिया था तो गुड़िया को वो मार रहे थे। अगर उसको
उसको प्रेम वाला, मतलब एक ऐसा पिक्चर दिखाया गया है जिसमें मस्त गुड़िया का बाल बनाती है, नहलाती है, कपड़ा पहनाती है, मस्त तैयार करती है, तो उसको वैसे ही उसके साथ व्यवहार कर रहे थे। तो बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं कि नहीं, सेम। तो यहाँ पे किस स्थिति ने बच्चों के प्रेक्षणात्मक मतलब प्रत्यक्ष अधिगम जो है उसको अधिक प्रभावशाली बनाया होता? कब बनाया होता इसको अधिक प्रभावशाली? तब जब यदि बेबू गुड़िया को मारते समय मॉडल पर क्या हो जाता? गुस्सा हो जाता। मॉडल मतलब जो भी हम जिनको देखकर सीख रहे हैं, है ना। तो बेबू गुड़िया को मारते समय जो भी बच्चे हैं वो मॉडल पर क्या हो जाता? गुस्सा हो जाता। तब ये ज़्यादा क्या होता? प्रभावशाली होता। तो बिल्कुल इसका बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? चलिए देखिए, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यह धारणा है कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते। परिवर्तन मतलब किशोरावस्था जिसमें वो शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सब परिवर्तन होता है। तो क्या वो सिर्फ एक ही किशोरों के लिए सत्य है क्या? सभी किशोरों के लिए? कुछ किशोरों के लिए सत्य है क्या? असत्य है अधिकांश शोध के अनुसार कि असत्य है क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक संवेग थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते। तो असत्य तो हो ही नहीं सकता क्योंकि किशोरों के लिए तूफान, तनाव, है ना, दबाव की अवस्था किनके द्वारा कहा गया था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। स्टेनहॉल के द्वारा कहा गया था। ठीक, ये बिल्कुल सत्य है और ये सभी किशोरों के लिए क्या है? लागू होता है। ये सभी किशोरों के लिए, ऐसा नहीं कि तुम किशोर हो तो तुम्हारे ऊपर ये लागू नहीं होगा। जब भी हम किशोरावस्था में आते हैं तो हमारे साथ होता ही होता है, ये सबके साथ होता है। किशोरावस्था में तूफानी अवस्था हो जाती है, दबाव हम पर बढ़ जाता है, चाहे अपने फ्यूचर को लेकर के हो, चाहे वो अपने माता पिता को लेकर के हो, फैमिली को लेकर के हो, पढ़ाई को लेकर के हो, सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए, और ये आज का रहेगा लास्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हो लाल बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे। यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलते हैं परंतु कुत्ते को कभी भोजन नहीं देंगे। ये क्या है? बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊं पाउलन का सिद्धांत, जिसमें पाउलन जो है वो कुत्ते को एक कंडीशन में क्या कर दिया गया था? कंडीशन लगा दिया गया था, उसको बॉन्डिंग कर दिया गया था, है ना। कंडीशन लागू कर दिया था जिसमें कुत्ते को सिर्फ किसी की भी अगर घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी तो उनके मुंह में लार टपकना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अगर ऐसा 2-3 दिन तक लगातार किया जाए कि घंटी बजाया जाए उसके सामने और भोजन ही ना दिया जाए, फिर घंटी बजाया जाए दूसरे दिन भोजन ही ना दिया जाए, फिर घंटी बजाया जाए भोजन ही, ऐसे ही जो क्रिया है वो 4 से 5 दिन तक लगातार करो। उसके बाद आप 1 सप्ताह का करके आप देखो लास्ट में घंटी बजाओगे तो ऑटोमेटिक उसका लार टपकना जो है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते को समझ में आ गया है कि घंटी बजेगी लेकिन मेरे लिए भोजन नहीं आएगा। तो एक कंडीशन वहां पे क्या हो जाता है? बिल्कुल भी टूट जाता है। ठीक, तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। इससे जो है वो उसका बॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा और जो भी उनमें कंडीशनल लागू हुआ था, है ना, कंडीशनल क्या लागू हुआ था? स्टिमुलस लागू हुआ था, वो बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो इतना ही था आज के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्लासेस अगर आप लोग पे करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए साध्य पीएससी एकेडमी। अगर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तब की बात करी हूँ, अगर आप लोगों को 90+ लाना है सीजी टेट में, शिक्षक भर्ती में, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए साध्य पीएससी एकेडमी। चलिए फिर इसी के साथ सभी से अलविदा लेते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।